नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचने पर सीएम ने सबसे पहले प्रसिद्ध चिताई गुलचौक मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने अल्मोड़ा सर्किट हाउस में 60 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम पर्वत पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग लेंगे। आज विधि विधान से भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुल गए हैं और बहुत हर्षोल्लास है। वहां पर भगवान केदार जी से प्रार्थना की है कि संपूर्ण जो यात्रा चलने वाली है, संपूर्ण यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो। पिछले वर्ष जैसे हर्षोल्लास रहा, इस वर्ष भी हर्षोल्लास रहा। पहली पूजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से वहां पर हुई थी, क्योंकि उनके नेतृत्व में 2014 के बाद लगातार उस प्रांगण का, उस परिसर का पुनर्निर्माण और निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में वहां पर रोपवे भी स्थापित हो रहा है और आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए वहीं केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार को श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान से खोल दिए गए हैं। इस मौके पर धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि सुबह 6:20 पर हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ साथ धाम के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलते ही धाम में महादेव के जयकारों से गूंज उठा। वहीं तीर्थयात्री ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे। वहीं श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रयास किया है कि सभी यात्रा में सहयोग करने वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सबके सहयोग से ये यात्रा हमारी सभी के लिए सुगम होगी, सबके लिए सरल होगी, आसान होगी और सारे प्रबंध जितने भी पिछले वर्षों के अनुभव से हम सबको प्राप्त हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि मौसम की बर्फबारी के कारण से अभी यात्रा में थोड़ा सा परेशानी है। सभी श्रद्धालुओं से भी और आने वाले जो आस्थावान लोग हैं, मैं उन सबसे अपील भी करता हूँ कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बाकी 2 धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री में, बाबा केदार में भी आज बहुत खुशनुमा माहौल है बाबा की कृपा से। वहीं गड्ढू घड़ा तेल कलश यात्रा आज बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। तेल कलश यात्रा को रवाना करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद डमरिया के मूल गांव डिम्मर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद तेल कलश यात्रा को बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया। 2 पांडवों पर रात्रि विश्राम के बाद 26 अप्रैल को यह तेल कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। आपको बता दें कि 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर भगवान बद्री विशाल जी के पाट खुल रहे हैं और टिहरी राज दरबार से सुहागिन महिलाओं द्वारा तिल से निकाला गया ये तेल भगवान बद्रीनाथ जी के अभिषेक के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तेल कलश यात्रा को रवाना करने के बाद केदारनाथ के लिए रवाना हुए। पिछले 2500 वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि जब भगवान का कपाटोद्घाटन होने वाला होता है बद्रीनाथ जी महाराज का, तो राजा टिहरी के यहाँ से तेल पेर करके सौभाग्यशालिनी जो महिलाएं हैं वो बेचती हैं और फिर वो डिम्मर गांव आता है, वहां पर उसकी पूजा अर्चना होती है और यहाँ से फिर वो भगवान की सेवा के लिए ससम्मान रथ यात्रा के साथ, शोभा यात्रा के साथ रवाना किया जाता है। तो आज वही परंपरा हमारे द्वारा निभाई गई है और इसी के लिए हम यहाँ पर आए। वहीं विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। आज सुबह 4 बजे से ही केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी, वेद पाठी, तीर्थ पुरोहितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर
पूजा अर्चना की शुरुआत कर दी। बता दें कि 6 महीनों के इंतजार के बाद बाबा के कपाट हजारों भक्तों के जयकारों के साथ और आर्मी के बैंड की मधुर धुनों के बीच खोले गए। मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट खुलते समय केदारनाथ के रावल जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक समेत हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। वहीं पिछले दिनों केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की पिछली ब्लेड से कटकर एक युवक की मौत का वीडियो वायरल हो रहा था। कैमरे में ये हादसे का लाइव वीडियो कैद हो गया। वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मौत के बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यूकाडा ने हेलीकॉप्टर में उतरने और चढ़ने के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वर्चुअल माध्यम से पीएमएफएमई स्टोर नैनीताल समेत चारधाम यात्रा मार्गों पर स्थापित 12 वितरण केंद्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने चारधाम यात्रा मार्गों पर आउटलेट उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया। यहाँ इस मिनट्स में हमारे जितने भी समूह के द्वारा, क्योंकि आज कई नामों से हमारी समूह काम कर रहे हैं, उनके उत्पाद मिलेट्स स्टॉलों में रखे जाएंगे ताकि आने वाले टूरिस्ट जिस प्रकार आज आंकड़े आ रहे हैं, इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इस बार 45 लाख का जो आंकड़ा था, मुझे लगता है इस बार हम 7 लाख से अधिक टूरिस्ट यहाँ पर आ जाएगा और इसके माध्यम से उनके उत्पाद की बिक्री भी होगी 50%। मंत्री जी, एक पहाड़ों के वहीं विधानसभा देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने शहर में बन रहे अवैध भवनों को पूरी तरह से ध्वस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार करने को भी कहा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। यहां भी निर्देश दिए कि अवैध निर्माण को सील कर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति न की जाए। देखिए, जो मेरे विभाग से संबंधित एमडीडीए जिसे मसूरी अंधेरा विकास प्राधिकरण कहते हैं, उसकी आज मैंने बैठक ली है और समीक्षा की है कि किस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है। और साथ में जो आवासीय नक्शे उसको 15 दिन में पास करने का प्रावधान हमारे द्वारा निर्देशित किया गया और व्यावसायिक के लिए 30 दिन का अंदर पास होने का। लेकिन उसमें साथ में एक बात भी मेरे द्वारा कही गई है कि जो नक्शे पास होंगे और जो नक्शा पास होने के लिए आएगा, उसमें जो भी कोई क्वेरी लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस नाते प्राधिकरण उस चीज के लिए संतुष्ट नहीं है, तो वो एक ही बार लगेगा ताकि हम 15 दिन के अंदर उनको उनका नक्शा पास करें या उसका रिजेक्ट करें। और उसको आप ऑनलाइन दिखाएंगे भी वो सारी बातचीत, और ऑनलाइन हम नक्शा मानते भी हैं। ये आपकी जानकारी में मैं डाल रहा हूं। दूसरा, हमारे यहाँ जिस प्रकार से जो भी हमारे यहाँ और भी काम जो हमारे विभाग के द्वारा चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के काम चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ जगह की पार्किंग के काम चल रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरोध में खुलकर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस की गुटबाजी ने आलाकमान के माथे पर पसीना ला दिया है। कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत के समर्थन में दिख रहे हैं, तो कई सचिन पायलट
के समर्थन में दिख रहे हैं। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णन ने सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान देने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि इसका फैसला राजस्थान के प्रभारी करेंगे। पार्टी समय समय पर चीजों का संज्ञान लेती है और जो पार्टी के राजस्थान के प्रभारी लोग हैं वो इस पर निर्णय लेंगे। और सब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम सब लोग और प्रियंका जी के, राहुल जी के, सोनिया जी के सबके मार्गदर्शन में सारी पार्टी काम। और कांग्रेस पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई 2024 में हरा सकता है तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी है। ये तो सरकार के चुनाव है, सरकार ही जीतती है निगम चुनाव में, एक आध कोई जीत जाएगा, बाकी तो सब बीजेपी जीतेगी। छल फरेब सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? छल फरेब की बीजेपी है। तो सत्ताधारी पार्टी जीतती है निगम का चुनाव। अगर कोई एक आध कहीं कृपा दृष्टि हो गई तो दूसरा जीत सकता है। मैं सच बोल रहा हूं, हार थोड़ी मान रहा हूं। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां नारियों को पूजा जाता है और वहां नारियों का दुर्व्यवहार करने वाले लोग कितने ताकतवर, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला के जौलीग्रांट स्थित एसडीआरएफ का 144 करोड़ की लागत से नवनिर्मित मुख्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और रेस्क्यू कार्य में एसडीआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आधुनिक मशीनों से एसडीआरएफ के जवान हर वक्त के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि 144 करोड़ की लागत से एसडीआरएफ भवन का निर्माण किया गया है। अभी पहले फेज का कार्य पूरा हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गंगोत्री यमुनोत्री का दौरा किया और कहा कि यात्रा में कोई किस्म की दिक्कत बनी हुई है। जैसे गंगोत्री में सड़कों की हालत काफी खराब है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहले भी सचेत किया गया था, न तो कहीं पर बोर्ड लगे हैं और न ही समुचित जानकारी है। कागजों में काम जरूर हुआ है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की दिक्कत है, पार्किंग की सुविधाएं बेहतर नहीं है। हर साल चारधाम यात्रा होती है, क्यों सरकारें इसके प्रति गंभीर नहीं है? पुलिस वाले कई किस्म की दिक्कतें हैं। जैसे गंगोत्री में रोड के हालात बहुत खराब हैं, आवागमन में बहुत दिक्कत है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहले भी सचेत किया गया था केदारनाथ यात्रा के टाइम में, उस समय भी वही कमियां दिखते हैं और अभी फिर वही हुआ है। जो ना तो वहां कहीं बोर्ड्स लगे हैं, ना प्रॉपर जानकारी है। कागजों में काम जरूर हुआ है लेकिन धरातल में कुछ नहीं है। कल ही मैं कई चैनल्स में देख रहा था, लोगों ने बताया पीने के पानी की हरी दिक्कत थी, जो मैंने पहले भी कहा था कि पड़ावों पर पानी की दिक्कत है। पार्किंग की सुविधाएं बेहतर नहीं हुई हैं। दे रहे हैं वो तरफ आम आदमी अरे पुलिस वाले वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं सल्ट के जटगांव में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। जटगांव में ये आग लगी हुई थी। इसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमें सूचना मिली और इस पर हम अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। इसमें स्वयं मैं था और मेरे साथ मेरे दो
फॉरेस्ट गार्ड और एक फॉरेस्टर, 4 फायर वॉचर। हम लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे 2 घंटे में आग को बुझा दिया। इसमें आधा हेक्टर एरिया सिविल ये साल एरिया जो है ये ग्राउंड फायर हुई है इसमें, और बाकी क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ है और इस तरीके से हमने आग को कंट्रोल कर लिया। उत्तराखंड में पिछले वर्षों की तुलना में इस साल वनाग्नि की घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है। बता दें कि इस साल वन विभाग आगजनी की घटनाओं को लेकर नियंत्रित करने की पूरी प्रयास कर रही है और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से आगजनी की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि यदि किसी जंगल में आग लगने की घटना सामने आती है तो ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र का जायजा लेकर आग पर काबू पाया जाता है। नहीं, फॉरेस्ट फायर सीजन तो गतिमान है पहले से ही। 15 फरवरी से ये शुरू हो जाता है और जो भी घटना हमारे पास हमें संज्ञान में आ रही है या तो सैटेलाइट सेंसर के माध्यम से या फिर ग्राउंड इंफॉर्मेशन से, तो उसमें निर्देश यही है कि जो हमारे क्रूज स्टेशन हैं उनमें जो टीम तैनात है वो जल्दी से जल्दी अपना रिस्पांस टाइम कम करते हुए उस आग को बुझाने का प्रयास करें। लगभग कितने जंगल में जो एफर्ट हुए हैं इस टाइम? अभी तक जो है कुल 250 केसेस हुए हैं जब से हम लोगों ने ये शुरू किया है 1 नवंबर से, और लगभग इसमें जो है 329 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है, जिसमें कि आरक्षित वन भी है और सिविल और वन पंचायत भी। वहीं अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में आम जनता जाम से परेशान है। बता दें कि लोगों को जाम की समस्या से राहत नहीं मिल पा रही है। आए दिन जाम लगने से पर्यटकों और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर पर्यटन सीजन भी शुरू होने से माल रोड में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में सैलानियों को जाम से कैसे मुक्ति मिलेगी, यह भी बड़ा सवाल है। जाम की समस्या से पैदल राहगीरों को भी भारी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों ने यातायात व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। वहीं इस समस्या से वरिष्ठ नागरिकों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार ने जाम से निजात दिलाने के लिए पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य चल रहा है। अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर यातायात की बड़ी समस्या है, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को बड़ी असुविधा रहती है। हालांकि शासन द्वारा यहाँ पर पार्क बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक की अव्यवस्था है। इस ट्रैफिक व्यवस्था को जब तक नहीं सुधारा जाएगा तब तक जो है जाम की व्यवस्था बनी रहेगी। इसमें आम आदमी ने भी सहयोग करना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी वरिष्ठ नागरिकों को है, उनके लिए यहाँ पर बहुत समस्या है। विधानसभा देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने शहर में बन रहे अवैध भवनों को भी पूरी तरह से ध्वस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार करने को भी कहा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। यह भी निर्देश दिया कि अवैध निर्माण को सील कर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति न करें। इस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है। और साथ में जो आवासीय नक्शे उसको 15 दिन में पास करने का प्रावधान हमारे द्वारा निर्देशित किया गया और व्यावसायिक के लिए 30 दिन का अंदर पास होने का। लेकिन उसमें साथ में एक बात भी मेरे द्वारा कही गई है
कि जो नक्शे पास होंगे और जो नक्शा पास होने के लिए आएगा उसमें जो भी कोई क्वेरी लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस नाते प्राधिकरण उस चीज के लिए संतुष्ट नहीं है तो वो एक ही बार लगेगा, ताकि हम 15 दिन के अंदर उनको उनका नक्शा पास करें या उसका रिजेक्ट करें। देहरादून शहर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का पीला पंजा लगातार अतिक्रमणकारियों के ऊपर चल रहा है। इसी कड़ी में देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटे। उन्होंने कहा कि शहर में जो फुटपाथ है वह अतिक्रमण की वजह से लोकल व्यवसायी ही उसको कवर कर रहे हैं और उसके अलावा बार बार यह अभियान चलाया जाए और इस अभियान की निरंतरता बनी रहे, जिससे अतिक्रमणकारियों को यह पता चलता रहे कि जिला प्रशासन किसी भी सूरत में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटे, लेकिन जैसे आपने सही कहा कि लोग हटाने के बाद वापस आ जा रहे हैं, तो उसमें मेरी तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है, एक तो पेनल्टी हाई की जाए, क्योंकि जो फुटपाथ है वो कवर कर रहे हैं वो वहाँ के दुकानदार, लोकल दुकानदार ही हैं। उसके अलावा बार बार ये अभियान चलाया जाए और कंटिन्यूस रहे, जिससे कि उनको पता चल जाए कि ये लोग अब काफी सीरियस है हम एनक्रोचमेंट के लिए और हम लोग एनक्रोचमेंट नहीं होंगे। डोईवाला में इन दिनों चोरों का आतंक चरम पर है। आपको बता दें कि चोरों ने कार चालक को पेचकस मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल और पेचकस बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। साउंड नदी पुल के पास में जो रास्ता है वहाँ पर एक अर्टिगा टैक्सी नंबर गाड़ी है UK 07 TP 8818, उसमें एक व्यक्ति घायल अवस्था में कराता है और दूसरा व्यक्ति वहाँ से फिर उतर करके भाग जाता है साउंड नदी की तरफ। जब आसपास के लोग जानकारी हुई तो उसमें जो टैक्सी ड्राइवर है आकाश है, उसको घायल अवस्था में देखा गया। उसके नाक के दाएं तरफ जो है चोट लगी हुई थी। फर्दर उसका जब इलाज के दौरान उसकी जो है 21 तारीख को डेथ हो गई है। और उससे पहले जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में जानकारी मिली कि एक व्यक्ति था जिसने कि उसके साथ जो है मोबाइल फोन छीन करके ले गया। फर्दर जब जांच की गई तो उसमें फिर प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति जो अभियुक्त है वो सोरस्थानी है, ये नई बस्ती डोईवाल का रहने वाला है। उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है। जो इस पेचकस जब आपस में दोनों झगड़ रहे थे तो पेचकस से ही अभियुक्त ने इसके मृतक के जो है दायां पोर्शन पर जो है अंदर घुसा करके उसको घायल किया था। वहीं ऋषिकेश नगर निगम महापौर अनीता ममगई ने मायाकुंड के दादूवाड़ा के पास ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी माधवाश्रम महाराज की स्मृति में स्मृति द्वार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महापौर ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि श्री मज्जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी माधवाश्रम महाराज एक दिव्य संत थे जिनका संपूर्ण जीवन समाज की भलाई के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि सच्चा संत वही है जो सहज भाव से विचार करे और आचरण करे। साथ ही महापौर ने कहा कि देवभूमि ऋषिकेश संतों की भूमि रही है। ऋषि मुनियों की तपोस्थली पर संत समाज के मार्गदर्शन से ही निगम विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाने में सफल रहा है। उन्होंने पूर्ण विश्वास है कि संतों के आशीर्वाद से देवभूमि निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगी। यहाँ पर स्मृति द्वार का उद्घाटन किया गया और क्योंकि लंबे समय से हम सभी के मनोभाव भी थे, हम सभी की मन इच्छा भी थी, लेकिन उस चीज को आज ब्रह्म मुहूर्त
मिला है, उसके लिए मैं सभी समस्त नगर निगम के बोर्ड को, अपने अधिकारियों को और ऋषिकेश की सभी सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे नेक कार्य करने के लिए जिस प्रकार से वर्तमान बोर्ड निरंतर आगे रहता है, कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनको किस प्रकार से अपना इतिहास, अपनी धरोहर को हम जीवित रखें। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।